अस्सलाम वालेकुम। हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन क्या होती है बेटा, आप जानते हैं कि ये क्या है बेटा, एक न्यूक्लियस है और उसके बैरूनी ये क्या है बेटा, इसका ऑर्बिट है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद मिसाल तौर पर सेकेंड ऑर्बिट में, क्या मौजूद है बेटा, सेकेंड ऑर्बिट में मौजूद है। ठीक है, तो ये भी मिसाल तौर पर एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा किससे बेटा, ये अपने पहले मदार में वापस आएगा। कहाँ पे आएगा बेटा, पहले ऑर्बिट में। अगर ये वापस आता है तो इसके नतीजे में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या रिलीज़ करेगा बेटा, एनर्जी रिलीज़ करेगा। क्या रिलीज़ करेगा बेटा, एनर्जी। ठीक है, तो इसी एनर्जी की हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसी जो फोटोन रिलीज़ कर रहा है, ये आप वेव देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा, फोटोन कहते हैं। ये जो फोटोन रिलीज़ कर रहा है इसकी हम क्या मालूम करेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। रिलीज़ तो कर रहा है बेटा एनर्जी, एनर्जी रिलीज़ कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है ना, तो फोटोन में क्या मौजूद होती है बेटा, एनर्जी मौजूद होती है। ठीक है, ये भी क्या है बेटा, एक वेव है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो एमिट तो करेगा एनर्जी, तो उस एनर्जी में क्या मौजूद होगी बेटा, फ्रीक्वेंसी भी मौजूद होगी। तो आपने पढ़ा था कि मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, उसमें क्या था बेटा, ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यही पढ़ा था कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा और उससे हम क्या मालूम करेंगे बेटा, उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे, उस वेव की क्या मालूम करेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। तो यही लिखा हुआ है बेटा, कैलकुलेट द कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन। तो जो रेडिएशन इमिट हो रही है इसकी हम फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे और हाथ के हाथ एनर्जी भी मालूम करेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन ने इस शेल से जब जंप मारा है बेटा पहले ऑर्बिट में, ठीक है, तो कितने अमाउंट में ये एनर्जी रिलीज़ करेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो दोनों की डेरिवेशन को आज हम ड्राइव करेंगे। लेकिन यहाँ पे हेडिंग में सिर्फ लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी, तो हम यहाँ तक फ्रीक्वेंसी ड्राइव करेंगे, लेकिन बीच में जब डेरिवेशन ड्राइव करेंगे तो एनर्जी की इक्वेशन भी हमारे पास ड्राइव हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट या इनर ऑर्बिट से जाए आउटर ऑर्बिट, तो हमें एनर्जी पता चल जाएगी। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को बेटा दोबारा, ये इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया बेटा, पहले ऑर्बिट में आ गया, और अगर इसे हमें भेजना है दूसरे ऑर्बिट में, कहाँ भेजना है बेटा, दूसरे ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट से भेजना है दूसरे ऑर्बिट में, तो हमें कितनी अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इसकी इक्वेशन जो है वो हम ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, तो हायर एनर्जी ऑर्बिट का आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट मौजूद है, एक और अगर मैं ऑर्बिट बना दूँ इसमें, ठीक है, एक से ज़्यादा ऑर्बिट बनाए जा सकते हैं, 5 ऑर्बिट भी बनाए जा सकते हैं, 3 ऑर्बिट बना दिए, ले चौथा ऑर्बिट मैंने बना दिया। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट, सोचिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, तो सोचें ये इलेक्ट्रॉन है, जंप करता है और यहाँ पे आ जाता है लोअर एनर्जी। अगर आप इससे भी और लोअर एनर्जी पे लेकर जाना चाहते हैं उधर भी ले जाएं, छोड़े यहाँ पे भी नहीं लेकर आते। इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहाँ पे आ गया बेटा, चौथे ऑर्बिट से कहाँ गया बेटा, पहले ऑर्बिट में आ गया। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर है और न्यूक्लियस है तो उसकी एनर्जी क्या है बेटा, ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, एक्साइटेड है। ठीक है, और अनस्टेबल, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को लूज़ करेगा। ठीक है, और वापस क्या आ जाएगा बेटा, इनर ऑर्बिट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, और एनर्जी को रिलीज़ करके आया होगा। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, तो अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो किस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी बेटा, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ से यहाँ आएगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ आएगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी, और यहाँ से यहाँ आएगा तो एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा रिलीज होगी, और यहाँ से यहाँ आएगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको। तो अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ठीक है, या एमिटेड। तो यहाँ तक तो बात क्लियर है। और अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप दोबारा चाहते हैं कि आप इसको चौथे ऑर्बिट में दोबारा भेज दें, तो आपने उसी डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी इसको देनी पड़ेगी कि वो इस ऑर्बिट में आ जाए। ठीक है, और अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में भेजना है तो एनर्जी थोड़ी कम देनी पड़ेगी, और अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में भेजना है तो एनर्जी थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में भेजना है तो एनर्जी और ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जितना आप दूर भेजना चाहते हैं तो एनर्जी में इजाफा होगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है तो एनर्जी भी रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो लेट E1 बी द एनर्जी ऑफ N1 ऑर्बिट। तो ये पहला ऑर्बिट देख रहे हैं, ये कौन सा ऑर्बिट है, N1 ऑर्बिट है। ये कौन सा ऑर्बिट है बेटा, N2। ये कौन सा है, N3। और ये कौन सा ऑर्बिट बेटा, N4। यानी पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट और चौथा ऑर्बिट। तो आज ज़रा देखते हैं। तो लेट E1 बी द एनर्जी ऑफ N1 ऑर्बिट। तो E1 क्या है बेटा,
एनर्जी ऑफ N1 ऑर्बिट, E2 क्या है बेटा एनर्जी ऑफ N2 ऑर्बिट, E3 क्या है बेटा एनर्जी ऑफ N3 ऑर्बिट एंड E4 क्या है बेटा एनर्जी ऑफ N4 ऑर्बिट। इसी तरीके से अगर इसमें एक और ऑर्बिट होता है तो वो N5 कहलाता है। अगर मैं यहाँ बना दूँ इसको ज़रा देखें, बाद में इसको मिटा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा N5 ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की उसको E5 लिख दिया। तो लेट E1 बी द एनर्जी ऑफ N1 ऑर्बिट एंड E2 इज़ फॉर N2 ऑर्बिट, ठीक है। ये तो आम सी बात है जो आप आसानी से समझ रहे होंगे। द एनर्जी एमिटेड इज रिटन एज, तो एनर्जी किस तरीके से एमिट होगी उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको देख लें। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे बेटा, चेंज इन E यानी एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं इस तमाम चीज़ों को मिटाऊँ, इलेक्ट्रॉन का मुझे बेटा दूसरे शेल में मौजूद है, ठीक है। जो इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं इसके मुताबिक मैं आपको समझाऊँ, इलेक्ट्रॉन का मौजूद दूसरे शेल में मौजूद है। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा यहाँ से जंप करके पहले ऑर्बिट में आता है, कहाँ आता है बेटा पहले ऑर्बिट में आता है, तो एनर्जी भी एमिट करेगा। तो जब एनर्जी एमिट करेगा वो एनर्जी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं बेटा इस तरीके से, चेंज इन E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो जो E2 में एनर्जी है, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे E1 से, तो हमें पता चल जाएगी बेटा वो उसने कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ की है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे समझिए कि दूसरे शेल में उसके पास एनर्जी थी मिसाल के तौर 15 जूल, ठीक है। और जो पहले शेल में उसके पास अब एनर्जी है वो कितनी है बेटा 10 जूल है। पहले शेल में एनर्जी है 10 जूल और दूसरे शेल में एनर्जी थी 15 जूल, ठीक है ना। E1 E2 और इधर क्या लिखूँगा बेटा E1। दूसरे शेल में जो एनर्जी थी वो क्या थी बेटा 15 जूल और पहले शेल में जो एनर्जी है वो कितनी है बेटा 10 जूल। तो अगर हम इसका डेल E मालूम करें तो क्या होगा बेटा E2 माइनस E1, ये मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो E2 में 15 जूल माइनस और 10 जूल, तो क्या आएगा बेटा 5 जूल आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमें डेल से क्या पता चला, इतने अमाउंट में इसने एनर्जी रिलीज़ की है इलेक्ट्रॉन ने जब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से पहले ऑर्बिट में गया है, ठीक है ना। ये मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए। तो डेल ई से हम मालूम कर सकते हैं कि उसने कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ की है, ठीक है। डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ एमिटेड जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा बेटा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम मालूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने कितने अमाउंट में एनर्जी एमिट की है। तो लिखा हुआ है द एनर्जी एमिटेड इज रिटन एज डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो अगर E3 से, ठीक है, एनर्जी लेवल 3 से कहाँ जा रहा है बेटा E1 में जा रहा है, तो आप क्या करेंगे E3 माइनस E1 कर देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो E4 माइनस E1 कर देंगे, ठीक है। और अगर E4 से E3 पे जा रहा है तो E4 माइनस E3 करेंगे, ठीक है। तो खैर अभी आगे बढ़ते बेटा इसकी हमें डेरिवेशन ड्राइव करनी है और फिर उस फॉर्मूले से जो तमाम काम है बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लिख लिया द इक्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इसको हमने पिछली वीडियो में ड्राइव किया था, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं बराबर E इज इक्वल टू माइनस ME उसकी पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर H स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई N स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आखिरी बार हमने ड्राइव किया था। तो अब इसी फॉर्मूले को लेके काम करेंगे और एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को देखिएगा, कंसिडरिंग करेंगे बेटा अबव इक्वेशन। तो किताब में आपके अल्फाज और वर्डिंग्स कुछ और लिखी है, तो मैंने उसको चेंज किया क्योंकि उसमें एक तसलसल कायम किया गया है कि पिछली इक्वेशन से अगर आपके पेपर में ये इक्वेशन आ जाती है तो हम तो पीछे से तसलसल कायम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आपने याद रखनी है। तो इस इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख दी है, द इक्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इस इक्वेशन को हमने ड्राइव किया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो अब क्या है, तो कंसिडरिंग अबव इक्वेशन द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N1, तो इसको N1 के लिए कंसिडर करेंगे और N2 ऑर्बिट के लिए कंसिडर करेंगे ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिटन एज, ठीक है। तो इसी एनर्जी को N1 के लिए लिखेंगे और इसी एनर्जी को N2 ऑर्बिट के लिए लिखेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन एटम के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा बोहर जो है हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन एटम के अलावा हीलियम आयन पर भी अप्लाई होता है, लिथियम आयन पर भी अप्लाई होता है, इसके अलावा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम वो नहीं करें, तो हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के ऊपर है, तो सिर्फ हाइड्रोजन के ऊपर कर रहे हैं। तो कंसिडरिंग अबव इक्वेशन द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N1 एंड N2, ठीक है। ये तो एक इक्वेशन है जनरल, तो हमें N1 के लिए एनर्जी निकालनी है और N2 के लिए निकालनी है। तो आज वो निकालते हैं। तो वो इस तरीके से निकलेगी हमारे पास। तो E की जगह बस आपने लिख देना E1, ठीक है, और बाकी तमाम चीज़ें तकरीबन वही लिखनी है, बस सिर्फ एक चीज़ तब्दील करनी होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए माइनस ME की पावर 4, ME रेज़ टू पावर 4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर H स्क्वायर, ठीक है।
तो अब देखें 1 डिवाइडेड बाय n की जगह आपने क्या लिखना है, n स्क्वायर तो लिख लिया, ठीक है। देखिए एनर्जी लेवल 1 है, एनर्जी लेवल क्या है बेटा 1, तो n के साथ भी आप क्या लिखेंगे बेटा 1 लिखेंगे, क्लियर है। अब लिखेंगे बेटा E2, तो E2 भी इसी तरीके से लिखाएगी, बिल्कुल तमाम चीज़ें सेम सेम लिखनी है, बस सिर्फ एक चीज़ तब्दील करनी है जो कि हमने पहले E1 में की, 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, एनर्जी लेवल 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। ये लिख लिया, बस अब नॉर्मल काम करना है हमें, इन तमाम वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है, E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू को इसमें पुट करना है और काम शुरू कर देना है, ठीक है। तो आज शुरू कर दें नाउ। तो डेल्टा E बराबर है हमारे पास किसके बराबर है, E2 माइनस E1। तो E2 के वैल्यू लिखते हैं, वो हमारे पास क्या मौजूद है, ठीक है। तो E2 की वैल्यू हमारे पास m e रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। और जो वैल्यू है वो लिख दी 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर और 2, क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर। तो अब देखें बीच में क्या है बेटा माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा माइनस, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर, कोई मसला तो नहीं। तो पहले ये ब्रैकेट लगा दें बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट, ये माइनस लगाया, ओके। अब जो है E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू ये रही, तो मैं यहाँ लिखता हूँ E1 की वैल्यू माइनस e रेस टू पावर 4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक बात। अब 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या वैल्यू है n स्क्वायर और n के साथ 1 आएगा, क्लियर है। तो यहाँ तक हमने इसको वैल्यू पुट कर दी, इन वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट कर दिया है डेल्टा E में, ठीक है। ये E2 की वैल्यू है, बीच में माइनस आया, ठीक है, और ये माइनस आया क्योंकि ये E1 के साथ मौजूद है, ठीक है। अभी इसको अरेंज करेंगे हम, आप इसे देखें किस तरीके से करते हैं। तो लिखते हैं डेल्टा E इसी तरीके से। अभी मैं इसके साथ कुछ नहीं करने वाला, अभी मैं क्या करूँगा बेटा, इस माइनस क्या कर दूँगा, इसको प्लस कर दूँगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको बिल्कुल इसी तरीके से लिखूँगा, माइनस m e रेस टू पावर 4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर 2, क्लियर है यहाँ तक। ये बिल्कुल मैंने वैसे ही लिख दिया, अभी कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, माइनस माइनस आपके पास क्या होगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ प्लस लिख देता हूँ मैं, और बाकी अभी इसको भी इसी तरीके से मैं लिखूँगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा बेटा, इसको अरेंज करूँगा ताकि आप जो है मामलात को आसानी से हल कर सकें, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर 1, अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ मैंने साइन को सॉल्व किया, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। अब क्या करना है बेटा, आपने इस टर्म को आप इधर लिख दें, इस टर्म को इधर लिखें और इस टर्म को इधर लिखें, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी, आपको किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखिए, इसको मैं इधर लिखता हूँ और इसको इस तरफ लिखता हूँ, ठीक है। तो देखें, ठीक है, m e रेस टू पावर 4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर 1, क्लियर है। और ये क्या बेटा, इसके साथ यहाँ माइनस मौजूद है ना, क्या मौजूद है बेटा, माइनस। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ बेटा, माइनस लिखता हूँ, ठीक है। इस माइनस को मैंने बाहर कर दिया, आप समझ लें ऐसा, ठीक है। तो ये आ गया बेटा m e रेस टू पावर 4 और नीचे क्या बेटा 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। और इसके साथ क्या वैल्यू बेटा, 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर और 2, ठीक है। तो यहाँ तक मामला होगा। अब लेना है हमें क्या, कॉमन लेना है, क्या लेना है बेटा, कॉमन। तो आप मैट्रिक में ज़रूर कॉमन लेते हुए आए होंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा कॉमन क्या आ रहा है, तो ज़रा इन दो जगह देखें, ये एक माइनस है, ठीक है, ये एक अलहदा चीज़ है और ये एक अलहदा चीज़ है। तो देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है और इसमें क्या कॉमन है, क्या आम चीज़ें मौजूद है। देखें m e रेस टू पावर 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी m e रेस टू पावर 4 यहाँ पर भी मौजूद, 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर यहाँ पे भी है, 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर यहाँ पर भी मौजूद है। तो आपने क्या करना है, इनको क्या कर लेना बेटा, कॉमन ले लेना, ठीक है। इसको क्या कर लेना बेटा, कॉमन ले लेना। अभी मैं ले लेता हूँ उसको कॉमन, देखिए क्या होता है। तो कॉमन क्या आ रहा है बेटा, m e रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या ले लिया बेटा, कॉमन ले लिया। अब बचा क्या हमारे पास, अब बचा ये बचा 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, n स्क्वायर 1, n1 और उसका स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। और बीच में क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा, क्या आएगा बेटा, माइनस, ठीक है। ये चला गया, ये बचा, उसके बाद क्या बेटा, माइनस। अब उसके बाद क्या बचा, ये तो बाहर निकल गया, ये बाहर निकला, ये बाहर निकला, ठीक है। दोनों में से कॉमन आया ना, ये बाहर आया और ये बाहर आया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर।
तो इस तरीके से हमने क्या बेटा ये इक्वेशन ड्राइव कर ली किसके लिए, एनर्जी के लिए। किसके लिए बेटा, एनर्जी के लिए। कौन सी एनर्जी के लिए, जो डेफिनेट अमाउंट में जो एनर्जी एमिट होगी, कब, जब इलेक्ट्रॉन जंप करे फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन क्या करे बेटा, जंप करे हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, और कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं बेटा इस फॉर्मूले से, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की जानिब, तो जितने अमाउंट में एनर्जी वो रिलीज़ करेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। इससे पहले जो फॉर्मूला ये ड्राइव किया था ये तो हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में किया था कि इलेक्ट्रॉन अगर जिस ऑर्बिट में है तो उसके पास एनर्जी कितनी हो, ठीक है। और ये फॉर्मूला किस लिए बेटा, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ेगा और उसके नतीजे में जितनी एनर्जी वो रिलीज़ करेगा तो वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन करीबी शेल में मौजूद, हम चाहते हैं इसको एक्साइट करें, किसी और दूसरे मदार में, किसी और दूसरे ऑर्बिट में भेजें, तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है। देखिए जो हमारे पास काम है कैलकुलेट क्या करना है बेटा, फ्रिक्वेंसी करना है, लेकिन हाथ क्या किया बेटा, यहाँ पे जो चेंज इन ई है, चेंज इन एनर्जी है, ये भी कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। अगर पेपर में आ जाता है, आपके कहा जाता है बेटा इस डेरिवेशन को ड्राइव करना है, तो आप सिर्फ यहाँ तक करेंगे, ठीक है, फ्रिक्वेंसी तक नहीं करेंगे। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ तो फ्रिक्वेंसी है, लेकिन यहाँ तक भी आपसे पूछी जा सकती है बातों को, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन किस लिए इधर लिखा हुआ है, तो दिस इक्वेशन इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, दोनों वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। डिटरमाइनिंग इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। इमिशन क्या होता है बेटा, जो एनर्जी रिलीज होगी, एमिट होगी, उसको इमिशन कहेंगे, और एब्जॉर्प्शन जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को बेटा यहाँ मौजूद है, इसको एक्साइट करना चाहते हैं और चौथे शेल में भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने कितना अमाउंट में एनर्जी देनी है वो भी इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इक्वेशन यूज फॉर डिटरमाइनिंग द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, ठीक है। तो अब आज फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ड्राइव करने के लिए यहाँ कुछ वर्डिंग्स लिखी गई हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का, ठीक है। किताब में तसलसल कायम है, मेरे ख्याल से इसको इक्वेशन 10 का नाम शायद दिया हो या 11 का, तो उससे कोई मसला नहीं है। मैंने उस तसलसल से आपको नहीं पढ़ा है क्योंकि पेपर में आपको पूरी डेरिवेशन नहीं आएगी, ठीक है। हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी आए, हो सकता है सिर्फ रेडियस आए। तो अब आगे देखते हैं। तो इफ़ इन इक्वेशन, तो ये इक्वेशन है, तो मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इफ़ इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या मौजूद बेटा, डेल्टा ई मौजूद है। तो डेल्टा ई क्या है बेटा, इज़ द एनर्जी डिफरेंस एज फोटोन। तो एनर्जी डिफरेंस है एज फोटोन, जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी है क्या बेटा, डेल्टा ई। जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी है डेल्टा ई। तो इट वुड हैव अ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं एन यू, नू, ठीक है। एन यू है, इसको पढ़ेंगे लेकिन न्यू, ठीक है। तो ये क्या बेटा फ्रीक्वेंसी है। एंड अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक क्या बेटा, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो इसके बारे में आप बखूबी वाकिफ़ है, जब आपने बोहर की पोस्टुलेट्स पढ़ी थी, क्या थी बेटा कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा न्यू के। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है किसी वेव की, ठीक है, फोटोन की, ठीक है, तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और अगर किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी बेटा, कम होगी। तो इस रिलेशन को आपने याद रखना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इट शुड बी डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो नाउ इक्वेशन 1 इज रिटन एज। तो इक्वेशन 1 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं उसको देखते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे बेटा, डेल ई की जगह जो पुट करेंगे वो होगा एच न्यू। तो ये इक्वेशन 1 में क्या पुट करेंगे, डेल ई की जगह क्या पुट करेंगे, एच न्यू। तो देखें क्या होता है। तो डेल्टा ई की जगह आ रहा है बेटा एच न्यू, क्लियर है। और बाकी जो चीज़ें थी, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे रह गई, वो क्या रह गई, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा एम ई और उसकी पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतने सारे जो लिखे हुए यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की एक फ़िक्स वैल्यू होगी, ठीक है, जिससे पहले आपने पिछली इक्वेशन में भी पढ़ा है। तो इस कांस्टेंट को हम असेंबल करेंगे किससे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे 2.18 एक्सपोनेंट -18 इसकी जगह, इन तमाम कांस्टेंट की जगह ये वैल्यू लिखेंगे, और लिखेंगे जो बच गया 1 डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ठीक है। और उसकी जो यूनिट होगी वो आपके पास होगी जूल पर एटम, ठीक है। तो आप जब भी न्यूमेरिकल हल करेंगे, जब आपने न्यूमेरिकल हल करना हो, जब इलेक्ट्रॉन जंप करे हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमें कांस्टेंट को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपने इस वैल्यू को याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये किसके लिए बेटा, एक एटम के लिए, जो कांस्टेंट ये लिखा हुआ है किसके लिए बेटा, एक एटम के लिए
है। जूल क्या है बेटा, एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, तो अब इस सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, हमने डेल्टा ई की जगह रख दिया है एच न्यू। ठीक है, और बाकी तमाम चीज़ें इसी तरीके से लिखते हैं, एम ई की पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, और क्या है बेटा, 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। तो हमें मालूम क्या करना था बेटा, फ्रीक्वेंसी। क्या मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी। तो यह फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी को आपने यहीं रहने देना है, फ्रीक्वेंसी को आपने यहीं रहने देना है। h मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए m ई की पावर 4 ऐसे ही लिखाएगा, 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर नहीं लिखाएगा क्योंकि h जो है वो नीचे आया, तो h से h मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा h क्यूब। तो देखें h स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है h की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, h क्यूब। तो यहाँ पे क्या बेटा, h स्क्वायर की जगह h क्यूब आ जाएगा क्योंकि ये h जो है यहाँ डिवाइड में आया। ठीक है, और ये लिखाएगा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे किसका फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव कर लिया बेटा, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जब इलेक्ट्रॉन बेटा क्या है, आउटर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा हो, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा हो, तो उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसकी अगर आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, जो फोटोन रिलीज़ होगा, जो रेडिएशन रिलीज़ होगी उसकी अगर आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो ये यहाँ मौजूद है बेटा, क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, हर्ट्स होगी। क्या होगी बेटा, हर्ट्स। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की 2 यूनिट होती है, हर्ट्स हो या सेकंड इनवर्स, या सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये मामलात हैं। तो इन तमाम बातों को आपने याद रखना है और उसके जो एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट का एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें लिखा हुआ है, यूजिंग बोहर्स मॉडल डिटरमिन दी एनर्जी इन जूल। तो एनर्जी किस में कैलकुलेट करना है बेटा, जूल यूनिट में कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी की बहुत सारी यूनिट है, लेकिन हमारे जो किताब में जो एनर्जी को कैलकुलेट किया गया है वो जूल में कैलकुलेट किया गया है, तो हमें जूल में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यूजिंग बोहर मॉडल डिटरमिन द एनर्जी इन जूल ऑफ अ फोटोन। तो एक फोटोन होगा, ठीक है, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है आपने जूल में। जो फोटोन प्रोड्यूस होगा कब, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम। तो हम हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जम्प्स फ्रॉम एन ऑर्बिट n5 टू n2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा, ये क्या है बेटा, एक न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट और पांचवा ऑर्बिट। मैंने पूरा नहीं बनाया वक्त बचाने के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है बेटा कहाँ, पाँचवें ऑर्बिट में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें ऑर्बिट में मौजूद है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जम करके कहाँ आता है बेटा, दूसरे ऑर्बिट में आता है। जम करके क्या आता है बेटा, दूसरे ऑर्बिट में आता है। तो उसके नतीजे में जो आपके पास फोटोन रिलीज़ होगा, क्या रिलीज़ होगा बेटा, फोटोन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब आएगा जम करके, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज़्यादा है तो वो एनर्जी रिलीज़ कर आएगा। ठीक है, तो आपने उस फोटोन की एनर्जी बतानी है, उस फोटोन की क्या बतानी बेटा, एनर्जी बतानी है। तो वो कैसे बताएंगे, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला ड्राइव है, जो कि अभी हमने ड्राइव किया है, वो फार्मूला ये है। तो जब आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी। ठीक है, जूल पर एटम, एक एटम के लिए आएगी। तो हमें भी यहाँ पे किसके लिए मालूम करना है बेटा, एक एटम के लिए मालूम करना है। व्हेन अ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प फ्रॉम इन ऑर्बिट n5 टू n2। तो आज इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से ये सॉल्व होगा। डेटा बनाएंगे, ठीक है, डेटा बना ले, उससे कोई मसला नहीं। तो ये क्या होगा बेटा, आपके पास n1 होगा, ठीक है, n1 जिसको हम 2 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा n2 आपके पास क्या होगा बेटा, 5 होगा। ठीक है, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आ रहा है, n5 से आ रहा है। ठीक है, ये है बेटा n5 से कहाँ आ रहा है बेटा, n2 पे। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया क्या बेटा, n2, और इसको हमने नाम दे दिया n1। ठीक है, मालूम क्या करना है बेटा, जो एनर्जी हमारे पास रिलीज़ हो रही है इन जूल, तो यहाँ पे डेल्टा ई लगा दो, मालूम कर लेते। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, इसमें डेटा ना भी बनाए कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला है डेल्टा ई इज़ इक्वल टू 2.18 एक्सपोनेंट -18। ठीक है, तो जब भी आप ये कांस्टेंट लगाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो जूल पर एटम में आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बेटा, फॉर्मूला था 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। तो वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है 18 एक्सपोनेंट -18। ठीक है, और n1 की वैल्यू क्या है बेटा, n1 की वैल्यू है आपके पास 2 और उसका स्क्वायर, -1 डिवाइडेड बाय n2 की वैल्यू क्या है बेटा, 5 और उसका स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो क्या आता है बेटा, हम तो इसको ऐसे ही लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं और अलग से भी कर सकते हैं। तो बेहतर ये कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और टाइम को बचाएं, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। तो देखें, अगर 1 और इसके ऊपर ये लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 25। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम लेंगे 25 और 4 का, फिर कितना टाइम हमारा ज़ाया होगा। तो हमें टाइम ज़ाया नहीं करना और टाइम को बचाना है। ठीक है, लेकिन अगर लेना चाहते हैं एक बार देख लें किस तरीके से। 4 25, ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 4 और ये 25 ऐसे ही रह जाएगा और 25। ठीक है, इसका एलसीएम ले तो यहाँ हमारे पास क्या है, 4 की टेबल 25 पर पढ़ें तो आपके पास क्या आता है बेटा, 100 आता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बेटा, 100 लिखेंगे। ठीक है, तो 100 इधर आया, इससे क्या होगा बेटा, कटेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 1, ऊपर 25 जाएगा कटने के बाद। ठीक है, यहाँ पे आएगा बेटा 100, तो इससे कटेगा तो आपके पास आएगा टोटल 4 ऊपर जाएगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 4, फिर इसको सॉल्व करेंगे 25 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 100। 25 में से 4 जाएगा, आपके पास बचेगा 21 डिवाइडेड बाई 100। तो 21 को आप डिवाइड करेंगे 100 से तो वैल्यू आपके पास आएगी। अब इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी आगे नहीं जा रही तो उसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक कैलकुलेशन जो आपको आनी भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन सिखाना मकसद नहीं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में ये कैलकुलेशन आपको नहीं सिखाई जा रही, लेकिन मैंने ये आपको ऐसे ही बता दी। तो वैल्यू आ रही है इसकी 0.21, क्या आ रही है बेटा हमारे पास 0.21 इसकी वैल्यू आ रही है इसको कैलकुलेट करने पर। ठीक है, लेकिन मैंने इसको कैलकुलेट करके रखा है अपने पास, तो N5 से N2 पे जा रही है। ठीक है, तो N5 से जब N2 पे जा रही है तो मेरे पास जो वैल्यू लिखी हुई है 0.21 लिखी हुई है। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखिएगा अपने। ठीक है, बात समझ में आई। अगर आप इस वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप इन वैल्यू को अलग-अलग सॉल्व कर लें, इन वैल्यू को अलग-अलग सॉल्व कर लें। ठीक है, नहीं तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस ये कि प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री कर रहे हैं बेटा, मैथमेटिक्स तो नहीं कर रहे। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 0.21। तो जब 0.21 मल्टीप्लाई होगा किससे बेटा, 2.18 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास बेटा 45.8 एक्सपोनेंट माइनस 20 जूल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, इसकी एनर्जी की वैल्यू आई। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहाँ से बेटा, शेल नंबर 5 से, हाइड्रोजन एटम में शेल नंबर 5 से जंप करेगा शेल नंबर 2 में। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो इतनी एनर्जी होगी हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया, जो सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन हमारे पास मौजूद था। लेकिन इसके अलावा मैंने बहुत सारे सवालात लिखे हैं जिससे आप बहुत सारे कंसेप्ट समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक सवाल है, इससे आपके कोई कंसेप्ट जो है वो ज़्यादातर क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सवाल की लंबी लिस्ट लगाता हूँ, ज़रा देखें। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको छोड़ दें। ठीक है, इसको छोड़ दें, ये वाला सवाल था, ये मैंने करवा दिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले लें। तो अब मैं सवाल आपको देता हूँ, अगर n इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं N5 से N4 में, अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं N5 से N4 में, तो आपने इसकी क्या मालूम करनी बेटा, एनर्जी मालूम करनी है, कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है बेटा N5 से कहाँ बेटा, N3 में, तो आपने एनर्जी मालूम करनी है। अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है N5 से N2 में, एनर्जी मालूम करनी है। अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है N5 से N1 में, तो आपने एनर्जी मालूम करनी है। ठीक है, ये एक हो गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है शेल नंबर 4 से शेल नंबर 3 में, तो एनर्जी मालूम करनी है। अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है शेल नंबर 4 से शेल नंबर 2 में, हाइड्रोजन एटम में, तो एनर्जी मालूम करनी है। और अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है शेल नंबर 4 से शेल नंबर 1 में, तो एनर्जी कितने अमाउंट में रिलीज़ होगी ये आपने मालूम करनी है। अब इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है शेल नंबर 3 से शेल नंबर 2 में, ठीक है, तो एनर्जी कितनी एमिट होगी उसको मालूम करना है। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है शेल नंबर 3 से शेल नंबर 1 में, ठीक है, तो एनर्जी कितनी रिलीज़ होगी वो मालूम करनी है। और अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है शेल नंबर 2 से शेल नंबर 1 में, तो एनर्जी कितनी रिलीज़ होगी वो आपने मालूम करनी है। तो वो आप बआसानी मालूम कर सकते हैं ये फार्मूला लगाकर। ठीक है, तो इस तरीके से मामला था। अब देखें इस सवाल को जब हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई क्या, 45.8 एक्सपोनेंट माइनस 20 जूल। ठीक है, तो मैंने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आपको ये भी पढ़ाया था कि ये जो पॉइंट होगा ये कहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, लेकिन इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, इतना कोई इशू नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4.58 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। हो सकता है किसी ने आपको करवाया हो और आंसर आपको ये ला के दिया और आप कंफ्यूज हो कि ये आंसर क्यों आ रहा है और ये आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो वो मसला नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, डेसिमल को जो मैंने यहाँ पे आंसर लाया इसमें डेसिमल को प्लेस नहीं किया गया, तो इतना कोई इशू नहीं है, मामला चल जाते हैं, मामला सबको समझ में आ जाते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसमें देखें ये तो सवाल आपको बुक में दिया हुआ था कि अगर N5 से N2 में जा रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, तो उसको हमने कैलकुलेट कर लिया।
तो आप चाहें जो मैंने इतने सारे सवाल लिखे हैं आप इसके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और एनर्जी के आंसर क्या आएंगे वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी फार्मूले से हमें क्या पता चलेगा, मैंने लिखा था दिस इक्वेशन इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो ये फार्मूला हमें बताएगा कि एनर्जी कितनी एमिट हो रही है या कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसके आंसर्स लिख देता हूँ जो हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल नंबर 5 से शेल नंबर 4 पे जंप करता है तो उसका आंसर हमारे पास आता है 4.9, ठीक है, एक्सपोनेंट -20 जूल, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है शेल नंबर 5 से शेल नंबर 4 में, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है, और फिर आंसर आप मैच कीजिएगा। अब इसी तरीके इलेक्ट्रॉन जंप करता है शेल नंबर 5 से शेल नंबर 3 में, तो मैंने इसको कैलकुलेट करके एनर्जी निकाल ली है, तो आप इसे मैच कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी का मामला और तमाम बातें आप समझ जाएं, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास आती है, वो आती है 15.5 एक्सपोनेंट -20। तो मैं यहाँ पे बेटा एक्सपोनेंट को सेम रखूँगा ताकि आप बात को आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है बेटा शेल नंबर 5 से शेल नंबर 2 में, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ क्या बेटा, इसके लिए 45.8 एक्सपोनेंट -20 जूल, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है शेल नंबर 5 से शेल नंबर 1 में, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 209.2 एक्सपोनेंट -20 जूल, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि आपको देखें इलेक्ट्रॉन 5 से 4 पे जा रहा है, तो एनर्जी इसने कम रिलीज़ की है, 4.9 एक्सपोनेंट -20 जूल, ठीक है। करीब करीब इसने ट्रांसफ़र किया, छोटा जंप किया। कितना जंप किया बेटा, छोटा, सिर्फ 5 से 4 पे आया, तो एनर्जी कम रिलीज़ की, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन 5 से 3 में आता है शेल नंबर, देखिए एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ की है, 15.5 एक्सपोनेंट -20 जूल, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, बहुत लॉन्ग जंप है, 5 से 2 शेल में जा रहा है, ठीक है। शेल नंबर 5 से शेल नंबर 2 में जा रहा है, तो देखिए एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, 45.8 एक्सपोनेंट -20 जूल। अब देखिए ये एक और लॉन्ग जंप है, अगर इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 5 से शेल नंबर 1 में जा रहा है, तो एनर्जी और ज़्यादा रिलीज़ हुई, ठीक है, 209.2 एक्सपोनेंट -20 जूल। तो इस कंसेप्ट से आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन जितना लॉन्ग जंप मार रहा है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है जूल में। अब इसी तरीके आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। इधर जो मौजूद है ये क्या बेटा N1 है और ये क्या बेटा N2 की वैल्यू है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है N4 से N3 में, शेल नंबर 4 से शेल नंबर 3 में, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा, आंसर लिख रहा हूँ ताकि आपको एक वक्त बचे, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आता है 10.6 एक्सपोनेंट -20 जूल, एक्सपोनेंट सेम रखा है ताकि मुश्किलात ना हो हमें समझने में, ठीक है। तो शेल नंबर 4 से शेल नंबर 3 में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, हाइड्रोजन एटम में इतने अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करेगा, और अगर शेल नंबर 4 से 2 में जाता है तो कितने अमाउंट में रिलीज़ करेगा एनर्जी। हो सकता है अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाता है आप उसे कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज़ एक्सपेरिमेंट में हो सकता है कुछ मिस हो जाए मुझसे। तो अभी इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन चौथे शेल से पहले शेल में आता है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो होगी 204.3 एक्सपोनेंट -20 जूल। अब इसमें देखें इलेक्ट्रॉन जी कहाँ जा रहा है बेटा, 4 से 3 में जा रहा है, स्मॉल जंप है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है 10.6 एक्सपोनेंट -20। और अगर इलेक्ट्रॉन 4 से 2 पे जा रहा है, एक थोड़ा सा लॉन्ग जंप है, तो देखें एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, 40.8 एक्सपोनेंट -20, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन 4 से कहाँ, शेल नंबर 4 से 1 में जा रहा है, तो एक बहुत लॉन्ग जंप है, ठीक है। कितना रिलीज़ कर रहा है, 204.3 एक्सपोनेंट -20, ठीक है। तो इस तरीके से मामलात है। तो अब नेक्स्ट देखें जिसमें क्या है बेटा, शेल नंबर 3 से शेल नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है बेटा हाइड्रोजन में। तो इसमें क्या है बेटा, हमारे पास जो एनर्जी मौजूद है, तो वो एनर्जी मौजूद है 3 से 2 में जाने में, वो है बेटा 30.3 एक्सपोनेंट -20 जूल, ठीक है। और शेल नंबर 3 से शेल नंबर 1 में जाने में जो एनर्जी है वो है 193.8 एक्सपोनेंट -20 जूल, ठीक है। तो देखिए 3 से 2 में जा रहा है तो एक स्मॉल जंप है, और 3 से 1 में जा रहा है तो एक लॉन्ग जंप है, तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है 193.8 एक्सपोनेंट -20 जूल, ठीक है। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलकुलेटर में आपके एक्सपोनेंट डिफरेंट आ रहा हो सकता है, क्योंकि पॉइंट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अगर पॉइंट को आप यहाँ प्लेस कर दें तो -18 जूल भी ये हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम रखा है ताकि आप मैग्नीट्यूड को आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो एक्सपोनेंट सेम करने का ये फ़ायदा है। अब इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है बेटा शेल नंबर 2 से शेल नंबर 1 में, तो एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो होती है 163.5 एक्सपोनेंट -20 जूल, ठीक है। तो इस तरीके से मामलात हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन को आपने क्या कराना है बेटा, शेल नंबर 4 से शेल नंबर 5 में भेजना है, शेल नंबर 4 से शेल नंबर 5 में भेजना है, तो आपने इतने अमाउंट में एनर्जी देनी होगी, ठीक है। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन भेजना है 3 से 5 में, 3 से शेल नंबर 3 से 5 में हाइड्रोजन एटम में, तो इतने अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी।
एक तो हो गया वापस ज़्यादा एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक है। तो जब आप उसको इतनी एनर्जी वापस देंगे तो वापस दूसरे शेल में आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को शेल नंबर 2 से 5 में भेजें तो आपने कितने अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, उसने कितने अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, वो इतने अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को शेल नंबर 1 से 5 में भेजें, ठीक है, 1 से 5 में भेजना एक डिफ़िकल्ट काम है, एक मुश्किल काम है, तो उसके लिए आपने एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। देखिए एनर्जी क्या है बेटा, ज़्यादा है 209.2 एक्सपोनेंट -20 जूल, ठीक है। अब इसी जगह इसमें देखिए बेटा, अगर 3 से 4 में भेजना है इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी कम देनी पड़ रही है आपको, क्योंकि 3 तक तो पहुंचा हुआ है, ठीक है, 3 तक तो क्या बेटा पहुंचा हुआ है। 2 से 4 में भेजना है तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अगर 1 से 4 में भेजना है तो एक डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है, तो उसके लिए एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ रही है 204.3 एक्सपोनेंट -20 जूल। तो इसमें देखिए बेटा 1 से 5 में भेजने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है और 1 से 4 में भेजने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ रही है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये सब बातें इतनी किताब में नहीं लिखी गई, किताब में सिर्फ एक सवाल दिया गया था, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ ताकि आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो कभी कोई पेपर में दूसरा प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो इसलिए ये मामला समझ में आ गया। अगर आपने इलेक्ट्रॉन भेजना है 2 से 3 में, ठीक है, तो आपने इतनी अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर 3 से वापस 2 में जाता है तो इतने अमाउंट में एनर्जी एमिट आउट करेगा, क्लियर है ना। तो अगर क्या है बेटा 1 से 3 में भेजना है तो इतने अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, और 1 से 2 में भेजना है तो इतने अमाउंट में आपने एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से तमाम मामला थे, आपने इसको सॉल्व करना है बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है ये हर सूरत इस्तेमाल होगा जब आपने आंसर लेना है कि इसमें जूल पर एटम में, ठीक है, जूल पर एटम में, तो ये कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये क्या बेटा n1 की वैल्यू है और ये क्या बेटा n2 की वैल्यू है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपके तमाम मामला तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।